मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज आपको बताते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। हालांकि पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसके बारे में डिस्कस किए हैं, सिर्फ कंपाउंड डिफर कर जाएगा। वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये वो दोनों जगह पर सेम है। अगर आप देखे होंगे तो अभी जो बता रहे हैं वो रिपीट होगा, नहीं देखे होंगे तो भी कोई बात नहीं है, हम यहाँ फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब पोलैरिमीटर से पास कराते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का फॉर्मेशन होता है। मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब सिंगल होता है, क्रोमा का मतलब कलर्ड होता है, यानी कि सिंगल कलर्ड लाइट को अगर पोलैरिमीटर से पास कराते हैं, पोलैरिमीटर में दो प्रिज्म होते हैं, इक्वल प्रिज्म कहा जाता है, इसके थ्रू जब पास कराते हैं तो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपको लाइटेड लाइन दिखाई देगा अगर आप पोलैरिमीटर से ऑब्जर्व करेंगे तो। और जनरली लैब में इस मोनोक्रोमेटिक लाइट के सोर्स के फॉर्म में सोडियम लैंप का यूज किया जाता है। जैसे अगर आप बल्ब को देख रहे हैं तो उसमें से लाइट चारों तरफ निकल रहा है, लेकिन वही अगर पोलैरिमीटर से आप व्यू करते हैं तो वहां पर एक ट्यूब के जैसा लाइटेड लाइन दिखाई देगा। इसी लाइन को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद में जिस केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसका सॉल्यूशन हम डालते हैं। उसके ऊपर में 1 ड्रॉप ग्लास स्लैब के ऊपर में डालते हैं और फिर व्यू करते हैं। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी कि जैसे पहले था वैसे ही रह गया, तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट करता है आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव करते हैं। तो डिफिनेशन आ गया, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट either in clockwise or anti-clockwise direction is called optically active substance, while the substance which cannot rotate the plane polarized light is called optically inactive substance. अब इसके बाद में इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को दो पार्ट में बांटा गया। वैसे केमिकल सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये डॉट 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 जो है वो नॉर्मल लाइट का, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो है वो पोजीशन दिया हुआ है, जीरो डेविएशन का ये पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया देन द केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड डेक्सोरोटेटरी, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तब इन्हें हम लोग लीवोरोटेटरी कहते हैं। तो ये तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है तब। अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया हुआ है तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? तो उसके लिए हम लोग मिरर इमेज का कंसेप्ट यूज करते हैं। याद करो आप, मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाता है, यानी कि वो एक दूसरे को इंपोज नहीं करते। जैसे अगर हम लोग इस स्फीयर का ये ऑब्जेक्ट है और इसका हम लोग मिरर इमेज बनाएं तो इनका मिरर इमेज ये बनेगा। ये मिरर इमेज एक दूसरे का सुपर इंपोजेबल है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को अगर यहां से उठाते हो और इस इमेज के ऊपर में डालोगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है। इसका मतलब ये सुपर इंपोजेबल हो गया, इंपोजेबल हुआ। तो अगर किसी केमिकल सब्सटेंस का फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सुपर इंपोजेबल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वहीं अगर आप इस तरह के ऑब्जेक्ट का ले लो, यहां और इस जगह पर ये मिरर है, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे इसके बारे में, कुछ इस तरीके का इमेज आएगा इसका। यहां पर अब देखो, अगर इसे यहां से आप उठाकर इसके ऊपर में डालोगे तो ये ऑब्जेक्ट अपने इमेज को कवर नहीं करता है। इसका मतलब ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, इंपोजेबल मिरर इमेज। और वैसे केमिकल सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है। अब इन्हीं दोनों में से
अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो हो जाएगा, और अगर ये लिवो है तो ये डेक्स्ट्रो हो जाएगा। अब केमिकल सब्सटेंस का फार्मूला बना करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो और भी आसान है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सिर्फ एसिमेट्रिक कार्बन एटम आइडेंटिफाई करना होता है। एसिमेट्रिक यानी अगर कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग एटम और ग्रुप से जुड़े हुए तो उन्हें हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। और जिस किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम को कायरल भी कहा जाता है, कुछ लोग उसे चीरल भी कहते हैं। आपको जो प्रोनाउंसिएशन समझ में आता है, स्पेलिंग CHIRAL होता है। ये क्या बताने जा रहे हैं, जैसे कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और इस टेट्रावैलेंट की वजह से इनका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। अब इस चारों पोजीशन पर अगर अलग अलग एटम और ग्रुप हो, A, B, यहां सपोज X और यहां Y, और इनका अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो इनका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। यानी 3 डायमेंशनल वे में भी अगर किसी भी तरीके से आप रोटेट भी करो तो ये उसी अनुसार से वो फॉलो करेगा। ये बनेगा इमेज, यहाँ A है तो इस जगह पर A रखेंगे, यहाँ B है तो ये B आ गया, X के लिए ये आएगा और Y के लिए ये आ गया। अब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो हर एक कंपाउंड के सभी कार्बन एटम को आपको चेक करना होगा। जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम होते हैं उसे हम लोग एस्टेरिक मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें एसिमेट्रिक या इसी को कायरल भी कहा जाता है। और अगर किसी में एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन एटम हो तो वैसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है। यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो जहां हम डिफरेंशियल पीडीएफ में दे रहे हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या है, उसके नीचे भी आप ये डायग्राम बना लोगे एसिमेट्रिक कार्बन एटम का। यानी सिंपल है, आसान है क्वेश्चन। स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि ये केमिकल सब्सटेंस ऑप्टिकली है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी कहा जा सकता है कि ये कायरल है या अकायरल है। तो कंसेप्ट रखना, कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया और अकायरल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। कायरल तभी होगा जब कार्बन एटम अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़े हुए हो। तो कुछ क्वेश्चन है इस पार्ट से रिलेटेड, उसको बताते हैं और उससे डिस्कस। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पर आते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ एग्जाम्पल 10.8 क्वेश्चन है। इसमें हर एक क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, यानी कि पेयर में दिए हुए हैं कंपाउंड्स, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कायरल है और कौन अकायरल। कायरल यानी जिसमें कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ या ग्रुप से जुड़ा हुआ, कुछ भी हो, चारों अलग अलग हो तो वो कायरल होगा। और अगर चारों अलग अलग नहीं है, कोई भी कॉमन हो गया, तो उन्हें हम लोग अकायरल करते हैं। कायरल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और अकायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ ये फार्मूला कुछ अलग तरीके से आप देख रहे होंगे। इसे वेज एंड डैश फार्मूला कहा जाता है और ये 3 डायमेंशनल इमेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये 3 डायमेंशनल इमेज को इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो, हालांकि उससे हम लोग को मतलब नहीं है, किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन चूंकि वेज एंड डैश फार्मूला यहाँ दिया हुआ है तो पहले इसको समझाते हैं आपको। जैसे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, तो पहले भी आपको बताए हैं कुछ इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, जिसमें हर एक एंगल 109.5 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, उसके बराबर है ये। तो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये 3 डायमेंशनल इमेज है। अब इसे अगर बोर्ड पर प्लॉट करना है तो क्या करना होगा, इसके 2 पोजीशन को एक प्लेन में आप इमेजिन करो। जैसे यहाँ बोर्ड पर आप देखो, ये लाइन और ये लाइन बोर्ड के प्लेन में है, तो इसे हम लोग सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब इसे हम लोग प्लेन पर मानते हैं तो एक ये पोजीशन बिलो द प्लेन चला गया और दूसरा अबव द प्लेन चला गया। तो जो अबव द प्लेन है उसे हम लोग इस वेज से रिप्रेजेंट करते हैं और जो बिलो द प्लेन है उसे हम लोग ये डॉट 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 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन को वेज एंड डैश फार्मूला कहा जाता है। आपको ये रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ तरीका है
इसमें कौन कहां है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है कि कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ा है या नहीं। अब जैसे यहां देखो ये कार्बन एटम है, एक कार्बन यहां है, तो ये कार्बन एटम तो नहीं होगा कायरल, क्योंकि इसका तो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ एक ही जैसा, सब अलग अलग होना चाहिए। अब इसको चेक करो, ये देखो एक हाइड्रोजन है, दूसरा OH है, तीसरा Br है और चौथा इसके साथ में CH3 जुड़ा हुआ है, तो चारों तो अलग अलग ग्रुप हो गए। इसका मतलब ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम यानी कायरल है। लेकिन अगर इसे देखें तो देखो यहां पर ये भी Br है और ये भी Br है, तो ये दोनों कॉमन हो गया, तो चारों अलग होगा तभी उसे हम लोग कायरल कहेंगे यानी ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। तो ये आपका कायरल हुआ और ये ए कायरल हुआ। इसी एग्जांपल 10.8 में दो और क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करें। अभी यहां सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं लोग। एग्जांपल 10.8 का है, इसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर कायरल कार्बन एटम है तो मॉलिक्यूल कायरल होगा। देखो यहां पर ये कार्बन एटम कायरल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, चारों अलग अलग जुड़ा होना चाहिए, ये देखना है। इस कार्बन एटम को देखो, इसके साथ में एक ये बॉन्ड में CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरा OH जुड़ा हुआ है, तीसरा H जुड़ा हुआ है और चौथा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसे पूरे को देखना है यहाँ पे, यानी इसका चारों बॉन्ड देख रहे हो तो अलग अलग एटम और ग्रुप से जुड़ा है, इसका मतलब ये कायरल हो गया। इसे भी चेक कर लेते हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में 2 हाइड्रोजन होगा। अगर इस बॉन्ड लाइन नोटेशन को स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर अभी 2 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होगा। इस वाले पार्ट को देखते हैं, यहाँ देखो इसके साथ में एक H है, दूसरा OH है और तीसरा इस जगह को अगर मिला करके देखो तो ये हो गया CH2 CH3 और इसे भी अगर मिला करके देखो तो ये भी CH2 CH3 है, यानी कि ये CH2 CH3 और ये CH2 CH3 ये दोनों कॉमन हो गया। तो जब दोनों कॉमन हुआ तब तो उस कंडीशन में कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा, कायरल कार्बन एटम नहीं है। तो ये एग्जांपल हो गया ए कायरल का। मेन स्ट्रक्चर देखना होगा हर एक कार्बन एटम का, और यहाँ पर ये चूंकि एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है इस वजह से ये कायरल होगा। यहाँ पर देखो इस कार्बन एटम को देखो, ये कार्बन का एक बॉन्ड CH3 से जुड़ा है, दूसरा Br से जुड़ा है, तीसरा H से जुड़ा हुआ है। इस CH को अगर आप एक्सपेंड करो तो यहाँ ये हाइड्रोजन आ गया, यानी कि एक हाइड्रोजन से, और दूसरा ये C2H5 से जुड़ा हुआ है। गौर से देखो सब अलग अलग हो गए, इधर CH3 इधर C2H5, यहाँ Br और यहाँ H। इसका मतलब ये कायरल कार्बन एटम है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल कहेंगे। लेकिन अब इस वाले पे आते हैं तो सब में देख रहे हो कि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सब अलग अलग होना चाहिए। यहाँ इस कार्बन को देखेंगे तो इसके साथ में भी ये 2 हाइड्रोजन हो गया, इसका मतलब चारों अलग अलग नहीं है, तो इसलिए इन्हें कहा जाएगा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी को रिपीट कर देता है। तो थोड़ा सा ध्यान से, जरूरत पड़े तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखना। बिल्कुल एकदम सिंपल कंसेप्ट था। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, अब वो चारों अगर अलग अलग हैं तो कायरल यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर नहीं है तब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। ये टॉपिक दिख रहा है आपको, रिटेंशन, इन्वर्सन एंड रेसेमाइजेशन, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में, स्पेशली यहाँ डिस्कस किया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद रेस्ट एटम और ग्रुप का पोजीशन वही रह जाए जो रिएक्टेंट के केस में था, तो इस फेनोमेनन को रिटेंशन कहा जाता है। अगर इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से उनका पोजीशन इन्वर्ट कर जाए, उलट जाए, तो उसे हम लोग इन्वर्सन करते हैं। और इस रिटेंशन और इन्वर्सन से बने प्रोडक्ट का इक्विमोलर मिक्सचर है, यानी कि दोनों का 50-50% है, तो उस मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहते हैं एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। अब थोड़ा समझाते हैं इसको। जैसे अगर मान लिया कि यहां पर ये कार्बन एटम है और इसके साथ में यहां ग्रुप लगा हुआ है A, B, C और ये D, और इसे D को हटाकर कोई न्यूक्लियोफाइल
X जोड़ना चाह रहा है। अब इस X के जोड़ने में बाकी के A, B, C और D का पोजीशन वही रहता है। जैसे A यही है, B यही है, C यही है, सिर्फ D को हटाकर उसकी जगह पर X जुड़ गया, तब ये रिटेंशन कहा जाएगा। तब इन्हें हम लोग रिटेंशन कहेंगे, क्योंकि बाकी का पोजीशन वही है A, B, C। लेकिन ऐसा भी होगा, आगे एग्जाम्पल में भी बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे आप, कि अगर ये यहाँ A, B, C और D है और इस जगह पर कोई न्यूक्लियोफिलिक पार्ट Y आ रहा है जो यहाँ D को हटाना चाह रहा है, और इस रिएक्शन में कुछ इस तरीके का चेंजेस हो गया, यहाँ Y आकर के जुड़ा और इस जगह पर ये B आ गया और यहाँ पर ये C आ गया, यहाँ ये C, ऐसे भी लिख सकते हो या इस तरीके से। तो ये इन्वर्सन कहा जाएगा, इन्वर्सन, क्योंकि देख रहे हो कि B यहां था और अभी ये B उलट करके दूसरी तरफ में चला गया। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वहां एक एग्जाम्पल दिया हुआ है छतरी का, छाता का, वहां देखते होंगे आप कि इस तरीके से होता है छाते का शेप, लेकिन जब हवा तेज होता है तो उस कंडीशन में कई बार में आप फील करते हैं कि ये जो आपकी तरफ में झुका हुआ पार्ट होता है वो उलट जाता है। तो उलट गया तो यानी कि सारा का सारा पार्ट दूसरी तरफ में चला गया, तो वो इन्वर्ट कर गया। तो उसी तरह से यहाँ का अगर ये पार्ट उलट करके दूसरी तरफ चला जाए, इसे और बेटर तरीके से समझाने के लिए C को इधर रखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ से ये पार्ट ग्रुप आने से उलट गया, तो इस फेनोमेनन को इन्वर्सन कहा जाता है। अभी सिर्फ हम आपको रिटेंशन और इन्वर्सन समझा रहे हैं। यहाँ पर आकर के आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ से dy को हटाना है तो ये उलट कैसे गया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। SN1 और SN2 बताएंगे आपको और उसी से इसको कोरिलेट कर देंगे तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि अच्छा रिटेंशन और इन्वर्सन क्या हो गया। अब एक ही केमिकल सब्सटेंस अगर X और यहाँ Y की जगह पर यहाँ पर भी अगर हम लोग X दे दें, यहाँ भी X दे दें, ये भी X हो गया, तो अब इस जगह पर ये और ये दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, चूंकि चारों अलग अलग है, तो रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और दोनों का अगर कंसंट्रेशन सेम है तो आप इमेजिन करो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाला कंबाइन कर जिसे रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये दोनों को एक दूसरे का इनएंशियोमर भी कहा जाता है, एक टर्म भी आएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। उस नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज और ऑब्जेक्ट में एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लिवो होगा, यानी दोनों अलग अलग कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन दोनों को ही हम लोग उन दोनों को इनएंशियोमर कहा जाता है। अब थोड़ा सा SN1 और SN2 के बारे में बात करते हैं। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जहां पर सिर्फ एक ही के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो, और इस कंडीशन में बल्कि ग्रुप हुआ करते थे, यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखे थे हम लोग, याद करो आप। जैसे अगर ये CH3 है, यहां पर ये Br है और यहां ये CH3 है, CH3 और ये CH3, तो फर्स्ट स्टेप में ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया था, CH3 C CH3 और ये CH3, यहाँ ये प्लस चार्ज और ये Br माइनस बाहर चला गया। अब दूसरे स्टेप में इस जगह पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ था। अब जो भी आप न्यूक्लियोफाइल अगर Cn माइनस ले या OH माइनस ले, तो ये OH माइनस इस कार्बोकैटायन के ऊपर में अटैक किया था। यहां से इसके बाद का ये स्टेप है। अब ये देखो CH3 C CH3, यहां ये OH आ गया और इस जगह पर ये CH3 आ गया। अब हमें यह देखना है कि SN1 रिटेंशन है या इन्वर्सन है। तो इसको समझने के लिए फाइनल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के पोजीशन पर देखो, यहां पर ये रिएक्टेंट है और ये फाइनल प्रोडक्ट है। देखो तो CH3C CH3 CH3C CH3 बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहां पर है, जिस जगह पर Br है
उसी जगह पर उस Br को हटाकर कौन जुड़ गया है, OH, और बाकी के एटम और ग्रुप का पोजीशन अपने रिएक्टेंट के पोजीशन के जैसा है। यानी कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में केमिकल सब्सटेंस अपने इनिशियल स्ट्रक्चर को रिटेन करके रखता है, यानी ये एग्जांपल हो गया रिटेंशन का। तो SN1 ये एग्जांपल किसका हो गया, रिटेंशन का। तो रिटेंशन तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, कितने आसान तरीके से समझाया है इसको। अब आते हैं इन्वर्सन। अब इन्वर्सन के लिए फिर से SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान रखो। SN2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक और ब्रेकिंग ऑफ हैलोजन दोनों साथ साथ चल रहा था, यानी कि उसे हम लोग इस तरीके से लिख रहे थे। ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, और इनका रिएक्शन करा दिए CH, और यहां पर ये Br है। अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस जगह पर OH आया था, याद आ रहा है, पिछली क्लास में पढ़े हैं। ये डॉट 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 का मतलब यहाँ बॉन्ड बन रहा है, और इस डॉट 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 का मतलब हुआ यहाँ इनका बॉन्ड ये ब्रेक कर रहा है। अब अगले स्टेप में ये Br बाहर चला जाएगा, और यहाँ ये प्रोडक्ट बना था HCH, और यहाँ आ गया था OH। अब देखो न्यूक्लियोफाइल यहां से हटा, न्यूक्लियोफाइल यहां से, सॉरी, जिस पार्ट को हटाना था हैलोजन इस पोजीशन से हटा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट वाले पोजीशन पर आया। इसके इस इनिशियल स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर दोनों को देखो ध्यान से, दोनों में सेम है क्या? ये दोनों हाइड्रोजन का पोजीशन उलट गया है, इन्वर्ट हो गया है, यानी SN2 इन्वर्सन का एग्जांपल हो गया, एक रिटेंशन और दूसरा इन्वर्सन। तो कई बार में ये क्वेश्चन भी पूछता है कि SN1 में क्या होता है, रिटेंशन है या इन्वर्सन, और स्टूडेंट अधिकांश कंफ्यूज रहता है। अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछना जो ऑर्गेनिक और भी पढ़ रहे हैं। मेरे यहाँ का भी स्टूडेंट अगर पढ़ेगा नहीं तब तो फिर बाकी मेरा तो मेहनत बेकार ही चला जाएगा। फीडबैक लीजिए कि किस तरीके से करता है, कहां तक बात समझ में आती है। अगर मेहनत करेगा तो फिर समझ में आएगा, अगर मेहनत नहीं करेगा तो समझ में नहीं आएगा। अब बाकी टीचर किसी चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और हम अभी तक में जितना पढ़ाते आ रहे थे उससे जो मिनिमम लेवल हो सकता था वो इस सिचुएशन में जहां पे ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, वहां पर हम कोशिश किए। यानी कि इससे नीचे और मेरे समझ से जाना पॉसिबल नहीं था। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन नहीं, एक्सप्लेनेशन, कि हाँ ये किस तरीके से है वो बता करके, ये फैसिलिटी दे करके कि हाँ आप वीडियो को ये रिपीट कर सकते हैं, वो सारा फैसिलिटी ये दे करके, तब यहां पर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब मुश्किल है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का हाल है, तो फिजिक्स और मैथ अंदाज लगाया जा सकता है। तो थोड़ा सीरियसली लीजिए, हम लोग तो टीचर हैं, बाकी तो बात समझ ही जाते हैं कहाँ पर आपको परेशानी है और किस तरह का परेशानी है और वो परेशानी क्यों है, ठीक है, वो सब अंदाज है। फिलहाल अभी यहाँ बात करते हैं हम, ये रिटेंशन और इन्वर्सन हो गया, और आइसोमेराइजेशन, सॉरी रेसेमाइजेशन, इनका डेफिनेशन आपको PDF में हम दे रहे हैं, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड था जो कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ हम लोग हेलोजन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग बना रहे हैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट इसके बाद वाले चैप्टर फिनॉल में भी होगा और लास्ट चैप्टर अमाइन में भी होगा, यानी उस जगह पे एनिलीन के केस में भी वही होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल नेचर का है। सिर्फ ध्यान ये देना है कि अगर किसी जगह पर वन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो वन बॉन्ड का मतलब होता है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है, इसमें ए के भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और बी के भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अगर x और y के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो यहाँ पर y के पास के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व है और x के भी। इनके बॉन्ड के शिफ्टिंग को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। 11th क्लास में सारा कुछ बताया गया होगा।
अब जैसे ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट किया y के ऊपर में, तो जहां डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और वन बॉन्ड का मतलब होता है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया y के पास में। अब चूंकि इस बॉन्ड में y का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन x का था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन y के पास में चला गया है, इसलिए इस x के ऊपर में एक प्लस चार्ज आएगा और y के ऊपर में माइनस चार्ज आएगा। उसी तरह से अगर मान ली कि y और z है और इस z के पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इनका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड के पास शिफ्ट करता है, तो जैसे ही इसका आगे का स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे तो जहां सिंगल बॉन्ड था उस जगह पर अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में जनरल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन y देता था, दूसरा z देता था, लेकिन ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन z की तरफ से आया है, इसलिए z के ऊपर में एक प्लस चार्ज और y के ऊपर में एक माइनस चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड के शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नीचे के क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका रिपीटेशन हम लोग यहाँ किए हैं, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड। ये क्लास 11th में स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, वहां पलट करके देखोगे तो यही कंसेप्ट होगा। अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, जो हमारे जरूरत का था वो यहाँ एक्सप्लेन किए कि अगर बॉन्ड किसी एटम पर शिफ्ट करता है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर जाएगा और जिसके पास जाएगा उनके ऊपर निगेटिव और दूसरे के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। उसी का रिवर्स है, हम अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड पे शिफ्ट करते हैं तो वहां डबल बॉन्ड बनेगा। इसका चूंकि जा रहा है, अगर ये निगेटिवली रहता तब तो ये न्यूट्रल हो जाता, लेकिन ये न्यूट्रल है तो इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। अब हैलोजन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि दो केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रीजन इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से समझ में आएगा कि क्यों इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट स्लो होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो और पारा पोजीशन पर ही प्रोडक्ट क्यों बनते हैं। तो यानी अभी का ये 10 मिनट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैलोएलिन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझोगे और यही इसके बाद वाले दूसरे चैप्टर्स में भी यही कंसेप्ट यूज होता है। हैलोएलिन यानी कि बेंजीन के साथ में हैलोजन का लगा होना। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, तो किसी भी एक हैलोजन को आप ले सकते हो या उसकी जगह पर आप X लिख सकते हैं। हैलोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर फ्लोरीन को भी लें तो फ्लोरीन का 9 है, तो कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 2 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हो गया और बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी इस हैलोजन के पास में, जिसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है रिक्वायरमेंट के अनुसार से, यानी कि जिस जगह पर रिक्वायरमेंट होगा वहां पर वो यूज करता है। तो अगले स्टेप में जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं तो यहां पर चूंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करता है इस जगह पे बॉन्ड पर। तो अभी का कंसेप्ट आप याद करो, जैसे ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा तो जहां सिंगल बॉन्ड है उसकी जगह पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब अगर यहां डबल बॉन्ड बनाते हो तो एक और एबनॉर्मलिटी आता है। ये कार्बन एटम का 1 2 3 4 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुका है और अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो उसको 4 को मेंटेन करने के लिए एट द सेम टाइम यहां का ये बॉन्ड इस पोजीशन पर शिफ्ट करता है। अब ये कौन सा पोजीशन है? फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो, अल्टरनेट पोजीशन को मेटा और डायगोनल अपोजिट पोजीशन को पारा कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये दोनों चेंजेस आता है। अब इस चेंज को यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। यहां ये बेंजीन, जहां इस X और बेंजीन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब इसकी जगह पर ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस X के पास में जहां 6 इलेक्ट्रॉन था, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसकी जगह पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इनके ऊपर में ये प्लस चार्ज हो गया। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट किया तो यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनके ऊपर में माइनस चार्ज आएगा। अब यहां भी डबल बॉन्ड और यहां भी डबल बॉन्ड। अब अगले स्टेप में
फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा। जैसे ही ये यहां शिफ्ट करेंगे तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर सिंगल बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड होगा और फिर ये इस पोजीशन पर शिफ्ट करेगा। बस यही ध्यान में रखना है आपको कि कहां कहां पर क्या चेंजेस होता है। अब अगले स्टेप में बाकी सब जैसे है वैसे ही रहेगा और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इतनी बार रिपीट होगा कि ये कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अभी फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं 11th में नहीं पढ़े थे, नहीं ध्यान दिए तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन पेशेंस रखोगे आप। अब इस जगह पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस चार्ज, बाकी का ये बॉन्ड जहां था वही रहा। अब अगले स्टेप में फिर वही कंसेप्ट, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने एडजेसेंट पोजीशन पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और जो डबल बॉन्ड है वो अपने एडजेसेंट पोजीशन पर यानी यहाँ ऑर्थो बन गया। तो नेक्स्ट आपके कॉपी में जगह होगा तो आगे की तरफ में बढ़ोगे। अब इसका X डबल बॉन्ड, ये हेक्सागोनल बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये शिफ्ट किया इस जगह पर तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ शिफ्ट किया है इस जगह पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ माइनस चार्ज। फिर आगे भी वही कंसेप्ट, ये फिर अपने एडजेसेंट पोजीशन पर शिफ्ट करेगा, तो जैसे ही ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये फिर X के पास में शिफ्ट करेगा। तो यानी कि अगले स्टेप में फिर से ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा इनका, यहां ये X पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और इस जगह पर ये डबल बॉन्ड बना। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है यहां से यहाँ। कई सवाल, कई क्वेश्चन, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, इसलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बॉन्ड शिफ्ट करता क्यों है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कई बार में देखते होंगे कि किसी एक से आपका झगड़ा हुआ तो आपका पड़ोसी उसके साथ में स्टैंड लेकर के खड़ा हो गया कि नहीं ये मेरा भाई लगता है, ठीक है। अभी आप ए के साथ में किए थे तो वो एक्स खड़ा हो गया उसके साथ में, फिर किसी दिन जो है वो बी के साथ में आपका झगड़ा हुआ तो फिर वो एक्स उसके साथ में भी खड़ा हो गया। तो ये एक्स जो है वो डिलोकलाइज्ड फॉर्म में है, यानी कि मूव कर रहा है और रिक्वायरमेंट के अनुसार से वो ए और बी को प्रोटेक्ट कर रहा था, या दूसरे में भी कह सकते हो कि ए और बी को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट के अनुसार से पूरे रीजन में, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर में रोटेट कर रहे होते हैं कंजुगेटेड सिस्टम की तरह से, वो अल्टरनेट पोजीशन पर जाते हैं और बॉन्ड को स्टेबलाइज करते हैं। जैसे यहां भी आपको दिख रहा हो कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जैसे ही कोई अटैकिंग ग्रुप इसके ऊपर में अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर गया। तो अब देखो जहां पर सिंगल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट कर गया, डबल बॉन्ड में, तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। इसी को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ गया। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन याद करो, ये स्ट्रक्चर आप पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे कि अल्काइल हैलाइड का जब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते हैं, यहां ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर में डेल्टा माइनस चार्ज, यहां इनके ऊपर में डेल्टा प्लस चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस अल्फा कार्बन एटम पर अटैक करता है, हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर ये खुद जुड़ जाता है और ये एक्स अलग हो जाते हैं माइनस के फॉर्म में। अब ये हाइड्रोजन के केस में इतना इजीली नहीं होगा और उसका आंसर यहां आपको इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दिखेगा। हाइड्रोजन के केस में इस बॉन्ड को तोड़ना था और वहां पर इस तरीके का स्टेबलाइजेशन यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनता है, वहां कंजुगेटेड सिस्टम नहीं था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं था, वहां डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन नहीं था। बेंजीन के केस में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव कर रहा होता है, पूरे रिंग में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जो कि अनसैचुरेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम के केस में नहीं संभव है। तो अब यहां पर जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो उसे सिर्फ सिंगल बॉन्ड को तोड़ना था,
लेकिन जब हेलोजन के केस में आएगा तो इनके इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में हेलोजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता है। इसका सबसे पहला रीजन आ गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल यानी कि देखने से तो ये सिंगल लगेगा, लेकिन जब अटैक करके इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वहां पर इनका स्टेबलाइजेशन बढ़ जाता है, पहला फैक्टर। दूसरा, इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहां का ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहां इस बेंजीन के केस में ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन sp3 से ज्यादा s कैरेक्टर sp2 में होता है और उससे ज्यादा s कैरेक्टर sp में होता है। अब ये s कैरेक्टर फिर से 11th क्लास का, वहां अगर आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो sp3 में s का परसेंटेज जब हम लोग निकालते थे, परसेंटेज ऑफ s, तो s का नंबर 1 है तो यहां 1, टोटल ऑर्बिटल 3 and 1 4, तो 1/4 into 100, तो ये वैल्यू आ गया था 25%। वहीं अगर sp2 को लोगे तो यहां पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, s का नंबर 1 तो ये 1, टोटल ऑर्बिटल s का 1 और p का 2, तो 3 into 100, तो ये वैल्यू आया था 33.33%। उसी तरह से अगर sp को लेंगे तो यहां परसेंटेज आएगा s का नंबर 1 तो 1, टोटल s का 1 और p का 2, तो 1/2 into 100, तो ये वैल्यू हो गया 50%। अब जितना ज्यादा s कैरेक्टर बढ़ेगा, तो देखो sp3 से ज्यादा s कैरेक्टर है sp2 में, sp2 से ज्यादा s कैरेक्टर है sp में, तो जैसे जैसे s कैरेक्टर वैल्यू बढ़ता है, अटैच्ड ग्रुप और कार्बन एटम के बीच का इंटरेक्शन बढ़ता है, और जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू कम होगा और उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का बढ़ने का दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड और दूसरा हो गया इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये सारे फैक्टर मिलकर इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के वैल्यू को रिड्यूस्ड कर देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को रिड्यूस्ड कर देता है। अभी और कुछ बताएंगे उसमें वहां पर, अभी इतना पार्ट आप ध्यान देना। अब इसके बाद आगे आता है एक और टर्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये भी इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसलिए इसको यहीं से समझो। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग ग्रुप को कहा जाता है और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखो कि इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कहां कहां पर, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल को E+ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन पर शिफ्ट करेगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप कर रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप कर रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप कर रहा है। ये पोजीशन हो गया ऑर्थो, ये पोजीशन है पारा, ये पोजीशन है ऑर्थो। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करता है। मेटा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? यानी कि हेलोजन का जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, इधर हो या फिर इधर हो, या फिर पारा पोजीशन पर जाएगा। तो फिर ऑर्थो और पारा में स्टेबल कौन होगा? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर स्टीयरिंग हिंड्रेंस की वजह से ये अनस्टेबल होता है। दो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ, ये अगर बेंजीन है, यहां भी है और यहां भी है, तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पर है, तो यहां इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इस वजह से ऑर्थो डेरिवेटिव अनस्टेबल होता है और पारा डेरिवेटिव अस्टेबल फॉर्म में होता है। फिर से अभी दो चीज बताएं। पहला बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड एंड sp2 हाइब्रिडाइल कार्बन एटम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, एक ऑर्थो डेरिवेटिव और दूसरा पारा डेरिवेटिव। क्वेश्चन, मेटा डेरिवेटिव क्यों नहीं बना? इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा,
तो हेलोइरिन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेवलप नहीं करता है। तो जब मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेवलप ही नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उस जगह पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा। अब ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव्स में से पारा डेरिवेटिव मेजर होगा और ऑर्थो माइनर होगा। क्यों ऑर्थो माइनर होगा? क्योंकि स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से दो ग्रुप अगर एक दूसरे के नजदीक में है तो वहां रिपल्सन ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाने का काम करता है। अब इतना हो गया। अब फिर से न्यूक्लियोफाइल के रेट को बढ़ाने के लिए अब जरा यहां पर समझो कि इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किए हैं, ऐसे भी ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो अनसैचुरेटेड सिस्टम डिमांड करता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये बेंजीन रिंग इस अटैच्ड एटम और ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डिमांड करता है और उसी को फुलफिल करने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करता है। अब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन डेवलप किया है यहां पर, इस इलेक्ट्रॉन को आगे चेन में शिफ्ट नहीं करने दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप वहां पर लगा हुआ है, तब उस कंडीशंस में यहां पर ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इसका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। तब उस कंडीशंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में नाइट्रो ग्रुप को लेकर चलते हैं, NO2 ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है यानी कि खींचने वाला है। तो ये खींचने वाला ग्रुप अगर ऑर्थो पर डाल दें, पारा पर डाल दें, तो ये इस हैलोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जैसे ही अपनी तरफ में खींचेगा तो ये बॉन्ड यहां जो डबल बॉन्ड बना है वो इस जगह पर शिफ्ट करेगा। तो जहां पार्शियल डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और सिंपल तरीके से अगर हेलोइरिन के साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया जाए, अगर अटैच्ड है तो पार्शियल डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, यानी कि वो आसानी से ब्रेक करते हैं। और जब ये आसानी से ब्रेक करेंगे तब उस कंडीशंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड आगे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताते हैं किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हेलोइरिन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। आप याद करो हेलो अल्कीन के केस में NaOH एक्वस, KOH एक्वस या H2O के साथ रिएक्शन कराते थे तो हेलोजन को हटाकर उसकी जगह OH जुड़ जाता था, यानी अल्कोहल बनता था। यहाँ हेलोइरिन क्लोरोबेंजीन लिया गया है, यहाँ पर भी NaOH लिया गया है। ये रिएक्ट कर फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये टेम्परेचर 623 केल्विन है एंड एट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नहीं, अभी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका 300 टाइम्स ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रिएक्ट टू फॉर्म फिनॉल। यहाँ पर ये सेकंड H+ है, इसको थोड़ा सा समझो, आगे आएगा फिनॉल में भी ये रिएक्शन। एक्चुअली जब पहले क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड बनता है और उसका एसिडिफिकेशन कराया जाता है। तो अगर कोई रिएक्शन 2 स्टेप में बनता है तो उसको पहले जिससे रिएक्शन कराते हैं उसको हम लोग 1 लिखते हैं और फिर जो प्रोडक्ट बना उसको आगे हम लोग 2 से लिखते हैं। कन्वर्शन में भी इसका यूज करेंगे, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन आगे बताएंगे इसके बाद वाले वीडियो में, यानी कि अभी ये फर्स्ट और सेकंड से आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ये NaOH यहाँ लिखा हुआ है आपके बुक में, आप वहां भी डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक में बाई प्रोडक्ट अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो बेहतर है कि रिएक्टेंट को आप एरो पर डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड बनेगा वो एसिड होगा। अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, अब उस कंडीशंस में फिर उनका एसिडिफिकेशन कराया जाएगा। जो बेसिक पार्ट बनेगा, जैसे सोडियम फेनॉक्साइड बना, अल्कलाइन बिहेवियर शो करता है, तो उस वजह से तो फर्स्ट एंड सेकंड आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन पार्ट है वो ये देखो कि ये 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। वही अगर NO2 यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, पारा पर लगाएं क्योंकि ऑर्थो अनस्टेबल होता है, तो एक नाइट्रो ग्रुप लगाएं तो जहां टेम्परेचर 623 था अब वो रिड्यूस होकर 443 केल्विन हो गया और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, इसलिए यहाँ 300 है, इस जगह पर प्रेशर इंडिकेट नहीं किए तो Cl को हटाकर OH जुड़ गया, यानी रिएक्टिविटी बढ़ गया। वही इस वाले केस में देखो, ऑर्थो पर भी नाइट्रो है और पारा पर भी नाइट्रो है,
तो जहां ये टेम्परेचर 443 केल्विन था, अब घटकर 368 केल्विन हो गया। यानी कि अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है और वो रिंग का इलेक्ट्रॉन फिर पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रोकने का काम करता है। अगर तीनों जगह पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो NaOH की जगह पर आप H2O भी ले सकते हैं, NaOH से भी बनेगा, और H2O को सिर्फ आप हीट करेंगे तब उस कंडीशन में Cl को हटाकर यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। कंक्लूजन ये आया कि in normal condition nucleophilic substitution reaction rate is very slow, it occur at very high temperature and high atmospheric pressure, but if electron withdrawing group like nitro group is attached with benzene ring, then the nucleophilic substitution reaction become fast. रीजन ये है कि क्यों नहीं हो रहा था, तो नहीं हो रहा था डबल बॉन्ड की वजह से। तब डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर कहीं और इन्वॉल्व हो गया तब उस कंडीशन में इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी में इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, स्टेटमेंट हम लिख देंगे पीडीएफ में। अब यहाँ हम लोग हेलोजन के कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। आपके बुक में सबको इसको अलग अलग लिखा है, पीडीएफ में भी अलग अलग हम कर दिए हैं। यहाँ रिएक्शन को एक जगह लिखे हैं ताकि आपको समराइज फॉर्म भी समझ में आ जाए और इसे जब चाहें तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे हेलोजन में क्लोरोबेंजीन है, कोई दूसरा भी हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है, आयोडोबेंजीन भी हो सकता है। इनका रिएक्शन जब क्लोरीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3 तो हेलोजन ग्रुप अटैच होता है, और हेलोजन के अटैच होने को हेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि इस हेलोएरिन के साथ में हेलोजन यानी कि क्लोरीन अटैच्ड होगा और दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो पर जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट पारा पर जाएगा। तो आपको पता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पारा, और रीजन बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है, पहले ही बता चुके हैं स्टेरिक हीटनेस की वजह से अनस्टेबल होगा, और इस रिएक्शन को हेलोजिनेशन कहा जाता है। वही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो इस रिएक्शन को नाइट्रेशन कहा जाता है, और इस कंडीशंस में बेंजीन के साथ में नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होगा, यानी कि यहाँ ये बेंजीन, ये Cl, NO2 ग्रुप यहाँ आएगा और फिर NO2 ग्रुप यहाँ पारा पोजीशन पर भी आएगा, यानी Cl के साथ में NO2 जुड़ गया। अगर इनका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या बुक देखेंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम को कहा जाता है, H2S2O7। इस H2S2O7 को डाइल्यूट कर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। यानी कि लैब में अगर ओलियम है तो उस कंटेनर का ढक्कन आप खोलेंगे तो वहां से आपको गैस निकलता हुआ दिखाई देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। हम लोग डिस्कस किए हैं P ब्लॉक में, आप थोड़ा सा पलट करके देखोगे ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में कांटेक्ट प्रोसेस में बताए थे, नोट्स भी देखोगे तो याद आ जाएगा। तो ये ओलियम यानी कि रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कई जगह पर आप ओलियम देखेंगे तो जब नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो नाइट्रेशन, हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं तो हाइड्रोजिनेशन, और जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो इसे सल्फोनेशन कहा जाता है। और इस जगह पर बाकी का क्लोरीन जहां है उसी जगह पर रहेगा और यहां भी SO3H ग्रुप लग जाता है, यानी कि सल्फोनिक एसिड अटैच हो जाता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हुआ, यहां पर भी ऑर्थो और पारा बनेगा और मेजर प्रोडक्ट पारा आएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, यहां पर भी ये मेजर प्रोडक्ट होगा, इसे सल्फोनेशन कहा जाता है। जब अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग में, इसे अल्काइलेशन कहा जाता है। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट नाम जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं, और यहां पर ये एसाइल ग्रुप है। इसको समझो थोड़ा CH3Cl का स्ट्रक्चर, ये CH3Cl है, ऐसे और ब्रेक करके बताते हैं H H H और ये Cl, यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इनके ऊपर में नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है।
तो अब यहाँ देखो इस क्लोरीन पर तो निगेटिव है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव है, तो ये CH3 इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बना, तो ये वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो अब पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो भी हम लोग बनाए हैं उस पे देखो, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कहां कहां पर, एक ऑर्थो पर और दूसरा पारा पोजीशन पर, तो इसलिए एक ऑर्थो और दूसरा पारा पर गया। तो ये अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, इसलिए इसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। वही कंसेप्ट अगर CH3COCl के साथ लगाएं तो यहां पर असाइल ग्रुप ऐड होता है। CH3COCl का स्ट्रक्चर देखो, ये है CH3COCl। यहां पर भी अगर ये बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां माइनस और इसके ऊपर में प्लस, यानी कि कार्बन ग्रुप बेंजीन के साथ में अटैच होगा और ये भी ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि यहां क्लोरीन जिस जगह पर है वही रहेगा और इसके साथ में COCH3 ग्रुप जुड़ेगा, यानी COCH3। CO अभी बताया स्ट्रक्चर की किस तरीके से होगा, ये ऑर्थो हो गया और दूसरा पारा पोजीशन पर लगेगा, यानी कि यहाँ Cl और इस जगह पर COCH3। तो इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करते हैं। याद करो, आपको बताया था कि अगर फर्स्ट चैप्टर आप याद कर लिए तो बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा। फिनॉल आप नहीं पढ़े, फिनॉल में बेंजीन में Cl की जगह पर OH ग्रुप लगा होता है और यही सब रिएक्शन होगा। यानी अगर फिनॉल का नाइट्रेशन कराना है तो जो क्लोरीन का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराना है तो अल्काइल हैलाइड के साथ कराए तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और एसाइल हैलाइड के साथ कराए तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो याद सिर्फ यहां करना है कि कौन सा ग्रुप अटैच होगा और बाकी सब में तो थोड़ा चेंज करना है। फिनॉल पढ़ेंगे तो वहां पर फिनॉल में Cl की जगह पर OH ग्रुप चलाएगा, बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे तो Cl की जगह पर COOH ग्रुप चलाएगा और बाकी का कई प्रॉपर्टी जो बिल्कुल कॉमन होगा। तो हम यहाँ पर एक तरीके से लिखते हैं समराइज फॉर्म में, तो आप पहले क्या करोगे, इंडिविजुअल लिखोगे, यानी कि जहां हम लिखे हेलोजिनेशन स्टेटमेंट दिए उसके नीचे में इसके साथ में ये रिएक्शन लिख दिए सेपरेट करके, इस तरीके से आप लिखोगे। और फिर इसे जो लास्ट में जो समराइज पार्ट बोलते हैं वहां पहले आप ऐसे लिखोगे, when chlorobenzene, when haloarine is treated with chlorine, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं in the presence of anhydrous ferric chloride FeCl3। याद करो, ये रिएक्शन तो हम लोग पहले भी पढ़े थे प्रिपरेशन में, डार्क आयरन या आयरन क्लोराइड के साथ में कराते हैं, तो ऑर्थो और पारा जुड़ा था, वही तो है यहाँ पे। उस जगह पर Cl की जगह पर CH3 था, तो चूंकि आपको प्रिपरेशन करना था और यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी Cl है, तो प्रिपरेशन वाले में पलट के देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, वही है। तो यहाँ ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा, यहाँ Cl लिखो, एक बार में ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरी बार में पारा पोजीशन पर, यानी Cl और ये Cl। अब ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। हम जानबूझ करके दो पार्ट में लिखे कि थोड़ा सा आपका दिमाग में यूज होना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद वाले चैप्टर से आपको वर्क देंगे, सिखाने का काम हम यहाँ कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को बता रहे हैं। अब दूसरे वाले से थोड़ा आपको इन्वॉल्व करेंगे और इन्वॉल्वमेंट यहीं से शुरू हो गया है। तो कुछ नहीं, सारा कुछ तो बताया हुआ है, तो सिर्फ आपको अपने तरीके से इसको ऐसे लिखना है। ये लिखने के बाद में लास्ट में अभी जो लिखे हैं हम लोग, ये समराइज फॉर्म होगा जब अंतिम में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। तो इसको कंप्लीट करें। क्योंकि हेलोएरिन का लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। हेलोएल्केन का रिएक्शन विद मेटल याद करो, उसमें हम लोग सोडियम के साथ पढ़े थे कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, यहां से X दोनों अलग होता है और ये दो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते थे, और इस रिएक्शन का नाम था उड्ज रिएक्शन। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर उड्ज की जगह पर इस रिएक्शन का नाम दिया गया है फिटिंग रिएक्शन, और बाकी सब बिल्कुल कॉमन है जो हम लोग उड्ज रिएक्शन में पढ़े थे। यानी कि व्हेन हेलोएरिन में कोई भी आप हेलोएरिन ले सकते हो, जैसे अगर हम लोग क्लोरीन ही ले रहे हैं, इनका सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, बैलेंस करने के लिए यहां 2 लिए हैं, तो दो हेलोएरिन एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है,
द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, पूरा भी आप लिख सकते हो। तो यहां से इनका एक क्लोरीन, यहां से एक क्लोरीन बाहर निकलेगा और ये दोनों बेंजीन ग्रुप एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे। इन्हें हम लोग डाइफिनाइल कहते हैं, यानी बेंजीन का एक ग्रुप एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो फिनाइल हो गया। तो यहाँ दो फिनाइल, इसलिए बाइफिनाइल या डाइफिनाइल कहा जाता है। और बाई प्रोडक्ट यहाँ निकल गया 2NaCl। इस रिएक्शन को हम लोग फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इसी को अगर आप लोग एक स्टेप में लिखना चाहें तो ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। और करके 2 क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na in the presence of dry ether, it give biphenyl। यहाँ ये बाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर लिया और बाई प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर 2NaCl। तो ये था फिटिंग रिएक्शन। एक और रिएक्शन होता है उड्ज रिएक्शन, और फिटिंग रिएक्शन को कंबाइन कर दिया। उड्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड कंबाइन करता है, फिटिंग रिएक्शन में एराइल हैलाइड कंबाइन करता है। अब अगर एक अल्काइल हैलाइड है और दूसरा एराइल हैलाइड है तो उनके बीच में रिएक्शन कराते हैं तो उन्हें उड्ज फिटिंग रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि व्हेन अल्काइल हैलाइड and aryl halide are treated with sodium in the presence of dry ether, dry ether के प्रेजेंस में जब वो रिएक्ट करते हैं then it result the formation of alkyl benzene, तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। और बाई प्रोडक्ट यहाँ निकल गया 2NaX, यहाँ X लिए हैं तो इसलिए यहाँ पर हम X लिख दिए, अगर Cl लेते तो Cl लिख देते, यहाँ से निकल गया। ये हो गया उड्ज फिटिंग रिएक्शन। इतना ही केमिकल प्रॉपर्टीज था। इसके बाद में आप देखोगे तो सम इंपॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, सिर्फ आप रीडिंग डाल करके रखिए। कहीं कहीं कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको एनसीईआरटी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए और एक दो पॉइंट याद रखना है। ऐसे इस बार के एग्जामिनेशन में उस पोर्शन को डिलीट कर दिया है और ऐसे कुछ है भी नहीं, एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा। हमको भी अगर लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें तो आपके पीडीएफ में हम ऐड कर देंगे। यानी कि यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब रहा आगे क्वेश्चन, यानी कि अब अगले क्लास में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं। अब अगले क्लास में हम लोग कन्वर्सन, इससे रिलेटेड व्हाट हैपेंड टाइप का क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। इत्मीनान से पढ़ेंगे, हम लोग के पास में सफिशिएंट टाइम है, हम लोग का सिलेबस पीछे नहीं जा रहा है और आपको भी अंदाज होगा कि हाँ केमिस्ट्री में सिलेबस पीछे नहीं चल रहा है। बाकी मेरी तरफ से जितना हो सकता है उतना हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन है। लेकिन कुछ एक चीज आपको भी करना पड़ेगा, तभी जो है वो आपके दिमाग में बात बैठेगा। जैसे अब क्या करना है आपको, जितना रिएक्शन आप पढ़े हैं उसका पहले आप समराइज पार्ट लिखो। प्रिपरेशन में समराइज पार्ट हम आपको समझा दिए कि किस तरीके से लिखना है, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लिखिएगा। और जब वो सामने में रहेगा आपका पेज तो याद करना आसान होगा। जैसे अभी हेलोजन का हम समराइज पार्ट लिखे, उसी में क्लोरोबेंजीन में बाकी का नीचे भी 2 लिख सकते हो। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम से करा दिया तो बाइफिनाइल बन जाएगा। अगर क्लोरोबेंजीन और अल्काइल हैलाइड का कर दिया तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो उस पार्ट को कंबाइन करोगे तो फिर वहां पर भी बन जाएगा। तो इनका समराइज्ड पार्ट आपको लिखना है, क्योंकि ये रिएक्शन आपको कैसे याद होगा वो होगा शॉर्ट में लिखना है। जैसे अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं आप, तो कोई भी एक ले लो, C2H5Cl लिख लेते हैं, थोड़ा सा हिंट्स देते हैं आपको। जैसे हम लोग रिएक्शन पढ़े अल्काइल हैलाइड का, तो सबसे पहला रिएक्शन आ गया था एलिमिनेशन रिएक्शन। अब उस एलिमिनेशन रिएक्शन को कैसे याद रखना है, जिसके बारे में मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग CH3 CH2 Cl। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो KOH अल्कोहलिक। और एक बात और याद रखोगे, इथॉक्साइड के साथ भी रिएक्शन हुआ था, जो आपको एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था। ये भी अल्कोहल के प्रेजेंस में अल्कोहलिक, यानी या तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहलिक सोडियम इथॉक्साइड। तो इस कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और ये फॉर्मेशन करता है अल्कीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़े थे रिएक्शन विथ मेटल। तो अगर इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं, मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड।
तो CH3CH2 MgCl, ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी को आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो कि अगर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले तो फिर से अल्केन में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH3 और CH3 H2O में। डिटेल तो रिएक्शन लिखा हुआ है आपका, इसलिए वहां डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर अगर रिएक्शन इनका सोडियम से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो दो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से कंबाइन कर जाएगा, यानी CH3CH2 तो ये था ही इथेन, अब एक और CH2 और CH3 यानी कि ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेगा, और इस रिएक्शन का नाम था उर्ज रिएक्शन, यानी कि यहां से भी ये याद रहेगा उर्ज रिएक्शन। इसके बाद में आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़े थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में हो तो, या KOH एक्वस फॉर्म में हो तो, या फिर वाटर के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, यानी CH3CH2OH का। अगर इनका रिएक्शन हम लोग KCN के साथ कराते हैं तो ये साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, यानी CH3CH2Cl। देखो हम यहाँ CH3CH2 लिए हैं तो सब जगह पर CH3CH2 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 है। अगर आप यहाँ CH3 लेंगे तो सब जगह पर CH3 होगा। तो CH3 क्यों नहीं लिए? क्योंकि हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिखाना चाह रहे थे। तो मीथेन के केस में तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, इसलिए इथेन लेकर के चले हम लोग KCN। और फिर इसी जगह पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आया था कि अगर रिएक्शन AgCN के साथ में करा दिए तो यहां पर ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि MC बनेगा। फिर उसी तरह से KNO2 AgNO2 और बाकी का जो था वो इसी तरीके से होगा। आया समझ में कैसे करना है? तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो प्रिपरेशन आपका ऑलरेडी वन सीट में आ गया है। एक तरफ में आ जाएगा आपका हेलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरे वाले पेज में आ जाएगा हेलोइरिन का केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये 1 2 3 ये 3 पेज में आपका पूरा चैप्टर आ गया। अब चूंकि पढ़ा हुआ है आपका डिटेल से, तो जब कभी भी पलट करके आप देखोगे तो वहां आपको समझ में आएगा, और अभी ही आपको समझ में आएगा। इसके बाद वाले वीडियो में जब हम लोग कन्वर्सन बताएंगे, और जब तुम वीडियो देख रहे होगे तो उस वक्त में वो सीट तुम अपने सामने में रखना, तो ये लगे कि हाँ वहीं से दिखेगा, तुमको खोजना नहीं पड़ेगा पेज पलट करके। जैसे अगर मान लें कि हम कहें उर्ज रिएक्शन, तो आप सोचो कि कितना पेज आप पलट रहे हो उर्ज रिएक्शन, लेकिन अगर इस तरह का समराइज पार्ट है तो तुरंत तुमको दिखेगा कि अच्छा उर्ज रिएक्शन यहाँ है जिसमें दो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से कंबाइन कर लेता है। नाइट्रेशन तो वहीं पर लिखा हुआ है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, तो ये काम आप कर लीजिएगा। बाकी अब अगले क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। आज यहीं तक।